अस्सलाम वालेकुम। अगर आप फ़िज़ियोथेरेपिस्ट हैं या फिर आपका ताल्लुक अलाइड हेल्थ प्रोफ़ेशन की किसी और कैटेगरी से है और आप जर्मनी आने में इंटरेस्टेड हैं, तो आज की वीडियो आपके लिए है। मुझे बहुत से क्वेश्चंस आते हैं मेरे कोलीग्स और फ्रेंड्स की तरफ से कि जर्मनी में फ़िज़ियोथेरेपी का क्या स्कोप है? हम इतनी मेहनत करने के बाद जर्मन लैंग्वेज भी सीख लें और लाइसेंस भी ले लें और फिर उसके बाद फिर जो है वो क्या फ्यूचर है जर्मनी में? क्या ये वर्थ इट है कि हम इतनी मेहनत करें जर्मनी आने के लिए और फिर एंड में हमें उसका रिज़ल्ट भी मिलेगा? तो आज की जो वीडियो है वो बेसिकली इसी से रिलेटेड। मैं चाहूँगा कि आप इस वीडियो को एंड तक देखें ताकि आपको आइडिया हो सके कि बेसिकली यहाँ पे कितना स्कोप है फिजियो का और आने वाले वक्तों में कितना स्कोप हो सकता है। सबसे पहले तो मैं इस टॉपिक पे बात करना चाहूँगा कि यहाँ पर किस कैटेगरी के पेशेंट ज़्यादा होते हैं, ठीक है? यहाँ इस टाइम तकरीबन 21% जो पॉपुलेशन है वो जेरिएट्रिक है। तो जो ओल्ड एज के लोग होते हैं, बूढ़े लोग होते हैं, उनमें फ़ॉल के चांसेस भी ज़्यादा होते हैं और उसके अलावा उनकी बॉडी वीक होती है, मसल वीक होते हैं, जिसकी वजह से उनको फिट रहने की ज़रूरत है। तो इस कैटेगरी के पेशेंट्स तो है ही हैं। ये 21% जो पॉपुलेशन है, ये फ़िज़ियोथेरेपी के अंडर ही आती है। उसके अलावा जो यंग पॉपुलेशन है, यूथ है यहाँ की, उनमें भी मस्कुलोस्केलेटल की प्रॉब्लम्स होते हैं बहुत ज़्यादा, जिसकी वजह से वो फ़िज़ियोथेरेपी का रुख करते हैं। तो जनरली मसल वीकनेस, नर्व प्रॉब्लम्स, पोस्ट ऑपरेटिव मसल प्रॉब्लम्स एंड ऑल दीज़ थिंग्स, द काइंड ऑफ पेशेंट्स जो कि हम पाकिस्तान, इंडिया या फिर किसी और कंट्रीज़ में देखते हैं, उस तरह के सारे पेशेंट्स तो यहाँ पर हैं ही हैं, लेकिन जेनेटिक जो पेशेंट्स हैं, वो यहाँ पर बहुत ज़्यादा हैं। अच्छा, इस कैटेगरी के पेशेंट्स तो आपको हर कहीं पे देखने को मिलेंगे, लेकिन ऐसा क्या है यहाँ पे कि लोग यहाँ पे फ़िज़ियोथेरेपी की तरफ आते हैं, वो ये है कि ये एक डेवलप्ड कंट्री है और लोगों में अवेयरनेस है। यहाँ पर हर किसी को पता है कि अगर हमें मस्कुलोस्केलेटल के प्रॉब्लम्स हैं, तो हमें सीधा फ़िज़ियोथेरेपिस्ट के पास जाना है और वो फ़िज़ियोथेरेपी को प्रेफ़रेंस देते हैं। बजाय इसकी कि वो मेडिसिन लें और पेन किलर्स लें और उसी के सहारे चलते रहें, वो ऐसा नहीं करते, वो प्रॉपर उसका ट्रीटमेंट करवाते हैं और फ़िज़ियोथेरेपी की तरफ आते हैं। तो इन शॉर्ट यहाँ पर पब्लिक अवेयरनेस है। अब मैं थोड़ा डिस्कस करना चाहूँगा जर्मन हेल्थ केयर सिस्टम को। अ, आपको पता है कि पाकिस्तान में और भी जितनी कंट्रीज़ हैं, सऊदी अरेबिया में भी मैंने काम किया है। फ़िज़ियोथेरेपी हमेशा से ही एक प्राइवेट सेक्टर में आती रही है, लोगों को हमेशा से पे करना पड़ता है। आप चाहें तो हर सेशन का पे कर दें या वीकली पे कर दें या मंथली पे कर दें, जो टोटल एक्सपेंस होते हैं वो पेशेंट को खुद ही पे करने पड़ते हैं, कोई सपोर्ट नहीं होती है। लेकिन जर्मन हेल्थ सिस्टम में जो फ़िज़ियोथेरेपी है वो भी हेल्थ इंश्योरेंस के अंडर आती है। यहाँ पे जो भी हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स हैं या फिर कोई भी वर्कर है, जो वर्क वीज़ा पे यहाँ पे काम कर रहा है, बेशक वो यहाँ के अपने लोग हैं या बाहर से लोग काम करने आए हुए हैं इंक्लूडिंग मी, उनकी सैलरी में से हेल्थ इंश्योरेंस हर मंथ जो है वो डिडक्शन होती है। हर एक बंदे की सैलरी में से हेल्थ इंश्योरेंस के जो चार्जेज़ हैं वो कट होते हैं, ठीक है? वो चार्जेज़ जो होते हैं ना वो बेसिकली उन्हीं पे भी यूटिलाइज़ होते हैं इन फ्यूचर में अगर आप उनको कोई मसला होता है। तो होता क्या है कि अगर किसी को फॉर एग्ज़ाम्पल कोई मैं जैसा कि मैंने बताया यहाँ पे जो ओल्ड एज के लोग हैं उनमें ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं, तो अगर उनको कोई मस्कुलर प्रॉब्लम है, तो वो सीधा डॉक्टर के पास जाएँगे, डॉक्टर उनको अंडर हेल्थ इंश्योरेंस जो है वो उनको चेकअप करेंगे और उनको फिज़ियो के लिए रेफ़र कर देंगे। तो उनका जो फिज़ियो का ट्रीटमेंट हो रहा होगा, वो भी उनके हेल्थ इंश्योरेंस के अंडर ही आ रहा होगा। तक 90% जो है वो चार्जेज़ हेल्थ इंश्योरेंस पे कर रही होती है और सिर्फ़ 10% चार्जेज़ जो है वो पेशेंट पे कर रहा होता है। लेट्स से अगर एक सेशन के 20 यूरो हैं एक सेशन के, तो उसमें से जो 90% चार्जेज़ हैं वो हेल्थ इंश्योरेंस के अंडर आ रहे होते हैं और 10% जो है वो पेशेंट कवर कर रहा होता है। तो पेशेंट के ऊपर जो है वो कोई बर्डन नहीं पड़ रहा होता। तो इसलिए जो है ना वो लोग फिज़ियोथेरेपी की तरफ आते हैं, तो इसलिए इस प्रोफ़ेशन की डिमांड यहाँ पर ज़्यादा है। और एक और बात ये कि जो यहाँ पर फिज़ियोथेरेपी है बेसिकली वो एक बैचलर की डिग्री है और वो प्योर अलाइड हेल्थ प्रोफ़ेशन की कैटेगरी में आती है। और ज़्यादातर जो पेशेंट्स होते हैं वो डॉक्टर की रेफ़रेंस से ही आते हैं और डायरेक्ट पेशेंट्स भी वैसे आ सकते हैं, लेकिन जिस तरह पाकिस्तान में डीपीटी डॉक्टर का टाइटल दिया गया होता है और नाम के साथ डॉक्टर लगाया जाता है, वो उस तरह का यहाँ पे बिल्कुल भी सीन नहीं है। हर किसी को उसके प्रोफ़ेशन के हिसाब से नेम दिया जाता है। यहाँ पे जो एमबीबीएस डॉक्टर्स हैं उनको भी डॉक्टर नहीं, फिज़िशियन कहा जाता है, ठीक है? तो फिज़ियोथेरेपिस्ट को फिज़ियोथेरेपिस्ट कहा जाता है। डॉक्टर वो होता है जिसने पीएचडी की हुई है और वो अपने नेम के साथ डॉक्टर लगा सकता है। तो वो एक चीज़ यहाँ पे नहीं है बिल्कुल भी।
अच्छा, तो अब आ जाते हैं एक इम्पोर्टेंट टॉपिक की तरफ कि किस तरह से आप पता लगा सकते हैं कि जो आपकी जॉब है, उसकी कितनी डिमांड है। देखिए, जो डिमांड होती है वो पता लगती है नंबर ऑफ़ जॉब से कि उस सेक्टर में, उस हेल्थ केयर सेक्टर में आपकी कैटेगरी में जो जॉब्स आ रही हैं पर वीक या पर मंथ, वो कितनी आ रही हैं। इसी से आप आइडिया लगाते हैं कि आपकी जो जॉब है उसकी डिमांड है या नहीं है। कुछ वेबसाइट्स के नेम मैं बताने वाला हूँ, आप उन वेबसाइट्स पे जाके सर्च कर सकते हैं। उस पे ऑप्शंस होते हैं, आप स्पेसिफ़िक रीजन में भी जाके भी सर्च कर सकते हैं, आप ओवरऑल जर्मनी में भी सर्च कर सकते हैं जॉब्स अपनी जो है वो टाइप करके। तो ये कुछ वेबसाइट्स हैं। जो सबसे इम्पोर्टेंट वेबसाइट है वो है स्टेपस्टोन वेबसाइट, जो कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा चलती है। आप सिंपली उस वेबसाइट पे जाएँ या आप उसकी एप्लीकेशन भी प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं और वहाँ पे जाके आप देख सकते हैं कि आपकी जो जॉब्स है, कितनी जॉब्स आपको नज़र आती हैं। जहाँ तक मुझे पता है आप अप्लाई करते-करते थक जाएँगे लेकिन जॉब्स ख़त्म नहीं होंगी। स्टेपस्टोन पे फिज़ियोथेरेपी की जॉब्स इतनी हैं। और इसके अलावा जो है वो इंडीड डॉट डॉइच, ये भी एक एप्लीकेशन है और वेबसाइट भी है, इस पे जाकर जॉब्स अप्लाई कर सकते हैं जर्मनी में। लिंक्डइन एक बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है, आप उस पे अपनी प्रोफाइल बनाएं, उसको मेंटेन रखें। कोई भी सर्टिफिकेट आप लेते हैं या शॉर्ट कोर्सेज आप करते हैं उसको अपडेट करते रहें, तो जो भी एम्प्लॉयर होते हैं वो मोस्ट ऑफ द टाइम आपको खुद ही अप्रोच कर लेते हैं अगर आपकी प्रोफाइल बहुत अच्छी होती है तो। उसके अलावा ज़िंग XING, ये भी एक एप्लीकेशन है और वेबसाइट भी है, आप उस पे जाके अप्लाई कर सकते हैं। और लास्ट में है मेक इट इन जर्मनी, ये जर्मनी की एक अपनी एक वेबसाइट है और एप्लीकेशन भी है, आप इसके थ्रू भी जाकर जॉब्स अप्लाई कर सकते हैं। और जॉब्स अप्लाई करने से पहले एक चीज़ को ज़हन में रखें कि अगर आप चाहते हैं कि जो एम्प्लॉयर्स हैं वो आपको प्रेफ़रेंस दें, आपकी सीवी शॉर्टलिस्ट हो, आप इंटरव्यू तक पहुँचें, उसके लिए ज़रूरी है कि आपको लैंग्वेज आनी चाहिए, आपके पास लाइसेंस का होना ज़रूरी है। उसके बगैर आप जितनी मर्ज़ी जॉब्स अप्लाई करें, आपको रिजेक्शंस ही मिलेंगी मोस्ट ऑफ़ द टाइम। बाकी लक भी होती है हर इंसान की, मैं ये नहीं कहता। लेकिन जो एक तरीक़ाकार है वो यही है कि आप पहले लैंग्वेज अपनी क्लियर करें, लैंग्वेज सर्टिफ़िकेट लें, उसकी बेस पे फिर आप अपना लाइसेंस लें। जब आपका लाइसेंस आ जाएगा या फिर डेफ़िसिट भी शायद आएगा या फिर आपका फुल लाइसेंस आएगा, तो उसकी बेस पे आप जॉब्स अप्लाई करें। ये वेबसाइट जो मैंने बता दी हैं और इससे आपको आइडिया हो जाएगा अगर आपको 1 वीक में 30, 40 या 50 जॉब्स नज़र आती हैं कि अपलोड हो रही हैं, तो इट मीन्स देयर इज़ अ डिमांड फॉर योर जॉब। तो इसी तरह से अगर आपकी जॉब्स कम लिस्ट हो रही हैं हर वीक के बाद या 2 वीक के बाद, तो आपको आइडिया हो जाएगा कि मेरी जॉब की डिमांड यहाँ पर है या नहीं है। तो ये बहुत ही सिंपल वे है पता लगाने का कि आपकी जो जॉब है वो उस टाइम इस टाइम किस डिमांड में जा रही है। लेकिन जिस तरह से यहाँ पे हेल्थ इंश्योरेंस के अंडर ये चीज़ें कवर होती हैं सारी, तो पेशेंट्स पे कोई एक्सपेंस जो है वो नहीं डाला जाता, कोई बर्डन नहीं डाला जाता, तो पेशेंट्स जो है वो हेल्थ केयर सेक्टर, पब्लिक हेल्थ सेक्टर की तरफ ही आते हैं और उनका इलाज जो है वो उधर से हो रहा है, उन पे कोई बर्डन नहीं आ रहा है, तो पेशेंट नो डाउट जो है वो बढ़ेगा। इसी के साथ जो है वो आज की वीडियो एंड करते हैं। अगर आपका कोई और क्वेश्चन हो तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, या फिर अगर आप चाहते हैं कि किसी और टॉपिक पे मैं वीडियो बनाऊँ तो मुझे बता दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। मैं ट्राई करूँगा कि नेक्स्ट वीक या जब भी मेरा टाइम मिले मैं उस टॉपिक पे भी एक वीडियो बनाऊँ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।